आज की कहानी अमेरिका से पुष्पा सक्सेना की फूलों के कैक्टस है, जो कि नफरत के जहर से सींचे गए फूल हैं। सुनिए वैदेही के स्वर में। सांकरी रोड पर मरम्मत का काम चल रहा था। घर पहुंचने के लिए बस आधी सड़क ही बची थी। कार में आती ममता को आधी उपलब्ध सड़क पर मेट्रो खड़ी दिखाई दी। अमेरिका में मेट्रो बसों को किसी घर के सामने, पार्किंग लॉट, हॉस्पिटल जैसी जगहों में देखना आम बात है। असहाय बुजुर्गों, शारीरिक दृष्टि से अक्षम लोगों के लिए मेट्रो बस सेवा एक वरदान है। ममता ने मेट्रो से कुछ दूरी पर कार रोक दी। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी रास्ता खाली न होता देख ममता कार से उतर आई। मेट्रो के पास पहुंचने पर जो दृश्य दिखा वह स्तब्ध कर देने के लिए काफी था। व्हील चेयर पर बैठी महिला की आधी कुर्सी मेट्रो की लिफ्ट पर अटकी थी और आधी कुर्सी काफी ऊंचाई पर अधर में लटकी थी। भयभीत ड्राइवर फोन से मदद मांग रहा था। मेट्रो की लिफ्ट बीच में अटक गई है। पैसेंजर को नीचे उतार पाना असंभव है। कोई भी हादसा हो सकता है। तुरंत हेल्प भेजिए। यह कैसे हो गया? लिफ्ट नीचे क्यों नहीं आई? ममता ने घबराकर पूछा। मैं लिफ्ट नीचे कर ही रहा था, पर मैडम तेजी से व्हील चेयर चलाती आ गई। लिफ्ट बीच में ही अटक गई। ड्राइवर परेशान था। अब उन्हें नीचे कैसे उतारा जाएगा? ममता अधर में लटकी महिला के प्रति चिंतित थी, पर वह निर्विकार भाव से शून्य में निहार रही थी। इनके साथ घर में कोई और नहीं रहता? नहीं, मैडम अकेली ही रहती हैं। थोड़ी देर में हेल्प आ जाएगी, तभी कुछ हो सकेगा। ममता कुर्सी पर लटकी महिला के पास आ गई। डोंट वरी, सब ठीक होगा। अच्छा है आज बारिश नहीं हो रही है, धूप खिली है। आपको विटामिन डी मिल रहा है। ममता ने बात कहकर माहौल को हल्का करना चाहा। ममता की बात पर महिला ने उस पर एक हल्की दृष्टि डाली। चेहरे पर डर का तो लेश मात्र निशान भी नहीं था। अनुत्तरित महिला ने ममता से कहा, आपने इतने सुंदर फूल लगा रखे हैं कि कोई भी इन्हें देखने जरूर रुकना चाहेगा। ममता ने घर के प्रवेश द्वार पर खिले रंग बिरंगे फूलों पर प्रशंसा भरी नजर डालकर कहा, उसने लगाए थे, पीछे गार्डन है, देख सकती हो। फिर वह दूर लगे पेड़ों को देखने लगी। उसी समय मेट्रो ऑफिस से 3-4 गाड़ियां आ पहुंची। एक व्यक्ति ने कैमरे से अलग अलग एंगल से धड़ाधड़ फोटो खींचना शुरू कर दी। 2 अधिकारी स्थिति का निरीक्षण करने में व्यस्त थे। उनके कार में व्यवधान न डालने की दृष्टि से ममता ने पीछे का गार्डन देखने का निर्णय लिया। घर के पीछे बड़े से बाग में फूलों की बहार थी। न जाने कितने किस्म के फूल खिले थे, पर सबसे ज्यादा मनोहारी ट्यूलिप थे। फूलों से सजे उस गार्डन के बीच खामोश उदास खड़ा हुआ बड़ा सा घर बेहद मायूस लग रहा था। फूलों की क्यारियों के बीच कटीले कैक्टस की पंक्ति विरोधाभास प्रस्तुत कर रही थी। सोच में डूबी ममता को अचानक ड्राइवर की आवाज ने चौंका दिया। कंस्ट्रक्शन वालों ने गाड़ियां निकालने के लिए रास्ता बना दिया है, आप जा सकती हैं मैम। फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया है, मैडम को सुरक्षित उतार लिया जाएगा। इतने सुंदर फूलों वाले गार्डन को देखने का मौका दिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे मिलने फिर ज़रूर आऊँगी। ममता ने महिला को धन्यवाद देना अपना फर्ज समझा। क्यों? अजीब सवाल किया। आपसे जानकारी लेनी है। इन फूलों को कौन सी खास देखरेख की ज़रूरत है? शायद कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र दिया गया है। हल्की मुस्कान के साथ ममता ने कहा, नफरत के जहर से सींचे गए फूल हैं। निर्लिप्त भाव से उसने कहा, क्या? उस विचित्र जवाब से ममता का चौंकना जरूरी था। तुम नहीं समझोगी, आपका नाम जान सकती हूँ? जेनिफर, पापा जेनी पुकारते थे। उसने कभी कोई नाम ही नहीं दिया। आप किसकी बात कर रही हैं? माइकल, पर माइक नाम से जाना जाता था। माइक आपके कौन थे? कभी जान ही नहीं सकी। तुम्हें देर हो रही है, घर में कोई इंतज़ार करने वाला है? हाँ, माँ है। अभी शादी नहीं हुई है? अच्छा है, लकी गर्ल, तुम्हारे साथ माँ है। ओके बाय। अचानक उसने ममता को छुट्टी दे दी थी। कार ड्राइव करती ममता के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, नफरत के जहर से सींचे गए फूलों का क्या मतलब था? माइक कौन था? ममता के अंदर का कहानीकार
सब कुछ जान लेने के लिए बेचैन था। उसे जेनी से मिलना ज़रूरी था। बिना इजाज़त लिए किसी के घर जाना असामान्य बात थी। पर न जाने क्यों ममता को लगा कि अगर वह फ़ोन से समय मांगेगी तो जेनी उसे मिलने नहीं आने देगी। दरवाज़ा व्हील चेयर में आई जेनी ने ही खोला था। हेलो जेनी, मुझे पहचाना? हल्की मुस्कान के साथ ममता ने विश किया। हाँ, तुम वही लड़की हो, उस दिन देखा था। कहो क्या काम है? आपसे मिलने आई हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ। व्हील चेयर पीछे करती जेनी ने ममता को भीतर जाने की जगह दी। बड़े से हॉल नुमा कमरे में प्रविष्ट होती ममता ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। घर का फर्नीचर वैभव का साक्षी था। कीमती सोफ़ा सेट, अलमारियों में सजी किताबें, ड्राइंग रूम में शानदार चाइना क्रॉकरी से सजा शोकेस। उस शांत घर में एक अजीब से सन्नाटे का माहौल था। बैठो, कहो क्या काम है? जानती हूँ तुम ऐसे ही नहीं आई हो, जेनी ने सपाट आवाज़ में कहा। जी, उस दिन आपने एक अजीब बात कही थी, वही बात मुझे बेचैन कर रही है। कौन सी बात? आपने यह क्यों कहा कि ये फूल नफ़रत के जहर से सींचे गए हैं? मैं तो यह जानती हूँ कि सिर्फ फूल ही नहीं, पेड़ पौधे भी प्यार चाहते हैं। अपनी अवज्ञा उन्हें स्वीकार नहीं होती, वे सूख जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अलग है। क्यों जेनी, क्या करोगी जानकर? प्लीज़ जेनी, अपनी बेटी या छोटी बहन ही समझकर अपने मन की बात बता दो। कहते हैं अगर मन पर कोई बोझ हो उसे किसी के साथ बांटने से मन हल्का हो जाता है। प्लीज़। ममता की आवाज़ में गहरी अनुनय थी। चाय पियोगी? चाय के साथ मुझे झेल सकोगी? न जाने क्यों आज महीनों बाद तुमसे बात करने को मन तैयार है। सच? तो मैं चाय बनाती हूँ। खुशी से ममता का चेहरा चमक उठा। उसके उठने के उपक्रम पर जेनी ने नाराज़गी से कहा, मैं अपना काम खुद करती हूँ, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। तुम ये बुक्स और पेंटिंग्स देखो, मैं चाय लाती हूँ। बुक शेल्फ पे सजी किताबें देखकर ममता विस्मित थी। ये किताबें आपकी हैं? लगता है आपको पढ़ने का बहुत शौक है। पापा के साथ मैं भी बुक्स में इंटरेस्टेड थी। उनकी लाइब्रेरी को माइक ने और बढ़ा दिया। मैनेजमेंट और पेंटिंग की किताबें उसकी हैं। ये घर आपका है? यह घर मेरे मम्मी पापा के प्यार की निशानी है। पापा को मम्मी से सच्चा प्यार था। उनका सब कुछ मम्मी के नाम था। विकलांगता के साथ मेरा जन्म मम्मी को तोड़ गया। अपने शिशु के लिए उन्होंने ढेर सारे सपने देखे थे। मम्मी बहुत भावुक थी। दुखी मम्मी को पापा समझाते, तुम दुखी क्यों होती हो नैन्सी? यह बच्ची देकर गॉड ने हमें सेवा का मौका दिया है। हम अपनी जेनी को दुनिया की हर खुशी देंगे। पर मम्मी ज़्यादा दिन दुखी नहीं रह सकी। जेनी अचानक चुप हो गई। क्यों? क्या हुआ जेनी? पता नहीं। मम्मी किन ख्यालों में डूबी थी। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। आखिरी सांस लेती मम्मी ने पापा से प्रॉमिस लिया था कि जेनी को कभी दुखी मत होने देना। पापा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मेरी कमर के नीचे के निर्जीव शरीर के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। पानी की तरह पैसा बहाने पर भी डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम साबित हुई। सच्चाई स्वीकार करना ही उनकी नियति थी। सच, आपके पापा महान थे, वरना दूसरी शादी करके नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। ममता ने सच्चाई से कहा। बढ़ती उम्र के साथ पापा की मेरे लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। मेरी फिक्र उन्हें चैन से सोने भी नहीं देती थी। एक दो रिश्तेदारों ने मदद की पेशकश की, पर उनकी शर्त थी कि पापा अपनी जायदाद उनके नाम कर दे। पापा को डर था जायदाद पाने के बाद वे मेरे साथ न जाने कैसा बर्ताव करेंगे। हाँ, उनका डर ठीक ही तो था। पैसों के लालच से बड़े बड़ों का ईमान डोल जाता है। ममता ने हामी भरी। पापा ने एक तरीका सोच लिया। माइकल अनाथालय का सबसे ज़हीन युवक था। ओल्ड एज होम में रहने वाली कैंसरग्रस्त माँ अपने बेटों को अनाथालय में रखने को मजबूर थी। पापा ने माइकल को बुलाकर साफ शब्दों में अपना प्रस्ताव रख दिया। तुम्हें पैसों की समस्या है, राइट? चाह कर भी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, कॉलेज की भारी फीस नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हारा एडमिशन अमेरिका के सबसे अच्छे कॉलेज में करा दूँ? इस मेहरबानी की वजह? इसकी वजह ये मेरी बेटी जेनी है।
माइकल ने उड़ती नज़र व्हील चेयर में बैठी जेनी पर डाली। ओह, तो आप इनके लिए एक केयर टेकर चाहते हैं? केयर टेकर नहीं, अपनी बेटी के लिए एक पति की तलाश है। माफ़ करें सर, इनके लिए केयर टेकर या पति, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क है। केयर टेकर को मैं अपना वारिस नहीं बना सकता, ना उसके साथ मेरी बेटी एक बीवी की तरह सुकून भरी ज़िंदगी बिता सकती है। यानी आप चाहते हैं मैं आपकी बेटी का पति बनकर मजबूरी की ज़िंदगी काटूं? माफ़ कीजिए, यह मेरे लिए कतई मुमकिन नहीं होगा। कुछ तल्खी से माइक ने कहा। फैसला लेने में जल्दबाजी मत करो, अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला करना। तुम्हारी माँ कहाँ है? उनका इलाज कहाँ चल रहा है? माइकल की कमज़ोर रग पापा ने पहचान ली थी। माइकल चुप रह गया। पापा ने फिर समझाया, अगर तुम मेरा प्रस्ताव मंजूर करते हो तो समझ लो तुम आकाश छू सकते हो, अपना हर सपना पूरा कर सकते हो। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए अमेरिका के नामी डॉक्टर आएंगे। सोच लो, एक और सुख और आराम की ज़िंदगी है, दूसरी ओर अभावों से भरा संघर्षमय जीवन। तुम अपनी माँ को वे खुशियाँ दे सकते हो जो सोच भी नहीं सकते। माइकल के मुकाबले उसकी माँ को समझा पाना ज़्यादा आसान था। तकलीफ़ों ने उसको समझा दिया था ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है। उसका बेटा इतने बड़े आदमी का वारिस बने, यह तो सपना था। अपंग बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारना कठिन ज़रूर है, पर अगर शादी के बाद किसी हादसे में ऐसा हो जाता तो? शायद माँ की खातिर माइक ने पापा का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। सादे ढंग से हमारी शादी हो गई। पापा ने माइकल से वचन लिया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। माफ़ कीजिए, एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ। आप दोनों के बीच कैसा रिश्ता था? नफ़रत और मजबूरी का? मतलब? वह मुझसे नफ़रत करता था, पर मेरा साथ निभाना उसकी मजबूरी थी। पापा ने अपनी वसीयत में हम दोनों को बराबर का साझीदार बनाया था। वह मुझे तलाक देता तो पूरी जायदाद मेरे नाम हो जानी थी। माँ का कैंसर लंबा खिंचता गया। अच्छा खान पान और देखरेख के अलावा नामी डॉक्टरों के इलाज ने उन्हें ज़िंदगी के कुछ और बरस दे दिए। माइक कभी तो आपसे कुछ बातें करते होंगे? नहीं, वह मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। उसने कभी कुछ पूछना चाहा तो नज़रें नीची किए जवाब दे देता। कभी सोचती पति की जगह अगर वह मेरा केयर टेकर होता तो शायद हम ज़्यादा नज़दीक होते। पर उस हालत में वह आपके पैसों और आपकी जायदाद का हक कैसे पाता? ताज्जुब इसी बात का है, उसे पैसों का मोह नहीं था। कार की जगह वह बस से आता जाता। मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हुए किताबें खरीदने की जगह लाइब्रेरी से लेकर पढ़ता। उसका मान मुझे खलता, पर उसकी नफ़रत मेरा दिल जलाती। आपके पापा ने कुछ नहीं कहा? पापा बिजनेस में बिजी हो गए। उन्हें माइक पर यकीन था। कभी जी चाहता माइक से चिल्लाकर पूछूं, पापा का प्रस्ताव क्यों मंजूर किया? उसकी मौन और आंखों से झांकती नफरत मेरे लिए उसकी सौगात थी। अपनी नफरत वह फूलों में बोता था। फूल मेरे दुश्मन बन गए। क्या फूलों से दुश्मनी? अजीब बात है। माँ की मौत के बाद माइक अपनी नफरत गार्डन में फूल लगाकर निकाला करता। जिस दिन ज़्यादा अपसेट होता, कुछ एक पौधे उखाड़ डालता। कभी कभी आक्रोश में सूखे फूल पौधे मेरे सामने डाल देता। वह जताना चाहता मैं उन सूखे फूल पौधों की तरह बेजान और बेकार हूँ। अपने पापा से कभी माइक के बारे में बात क्यों नहीं की जेनी? बढ़ती उम्र के साथ पापा का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। उन्हें परेशान करना क्या ठीक होता? जब तक वे रहे माइक को अपने साथ ऑफिस ले जाते, उसके काम की तारीफ करते। पापा के बाद माइक ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। हमारा पुराना वफादार मैनेजर काम संभालता है। फिर माइक सारे दिन क्या करते थे? पेंटिंग और गार्डनिंग में डूबा रहता। दीवार की पेंटिंग उसी की बनाई हुई है। ममता की नज़र दीवार पर लगी पेंटिंग पर पड़ी। एक पेंटिंग में एक युवक जंजीरों में पूरी तरह जकड़ा असहाय पड़ा था। ममता की दृष्टि का अनुसरण करती जेनी ने कहा, ये माइकल है। माइकल इन जंजीरों को तोड़ भी तो सकते थे। ममता का प्रश्न स्वाभाविक था। पापा ने उसकी माँ की बेहतरी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माइकल और उसकी माँ के लिए पापा ने जो कुछ किया, उसके लिए वह उनका हमेशा एहसानमंद रहा। ये जंजीरें पापा को दिए गए प्रॉमिस से बंधी हैं। सोचती हूँ
माइक से सीधे सवाल क्यों नहीं कर सकी कि ये जंजीरें उसने अपनी मर्जी से मंजूर की थीं। मैंने उसे जबरन नहीं बांधा। फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? शायद हालात की मजबूरियों की वजह से उनके दिल का झरना असमय ही सूख गया हो। ममता कुछ कह गई। ऐसा नहीं था। जूली के लिए उसके प्यार का झरना पूरी तरह से फूट पड़ा था। जूली उसके प्यार से भीगी थी। जूली कौन? मेरी पुरानी मेड नैन्सी रिटायरमेंट लेकर गांव चली गई थी। उसकी जगह मार्था आने लगी। मार्था के साथ उसकी 5 बरस की प्यारी सी पोती जूली आती थी। अनाथ जूली के साथ माइक का मौन मुखर हो उठता। जूली के साथ एक दूसरा ही माइक जीता। उसे गोद में उठाकर चक्कर दिलाता, दोनों हाथों में उछालकर आकाश छुआता, बाग में तितली सी दौड़ती जूली के पीछे भागकर उसे हंसाता। गुलाब के पौधे उसने जूली से ही लगवाए थे। मेरे जन्मदिन पर उसने कभी एक भी फूल नहीं दिया, पर बाग का सबसे सुंदर फूल जूली के नाम होता। एक दिन मार्था ने कहा, जेनी बेबी तुम जूली को अडॉप्ट कर लो। माइक तो इसका पापा बन गया है, तुम मम्मी बन जाओगी। मैंने मार्था को डपट दिया। उसकी हंसी में कही बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैं जूली से जलती थी। वह मेरी दुश्मन बन गई थी। मेरे दिल की बात जानकर माइक गुस्से से पागल सा हो गया। ट्यूलिप पूरी बहार पर थे, पर माइक ने सारे खिले ट्यूलिप काट डाले। नफरत जताने का उसका खास तरीका था। इतनी नफरत पाने के बावजूद धरती के अंदर दबे ट्यूलिप के बल फिर से सिर उठाकर खिल गए। उसकी नफरत की चुनौती उन्हें ख़त्म नहीं कर सकी। ओह, शायद इसीलिए आपने कहा था ये फूल नफरत के जहर से सींचे गए हैं। ममता समझ गई। तुम सोचोगी फूलों और एक बच्ची से नफरत करने वाली औरत इंसान कैसे हो सकती है? इसकी वजह है, अक्सर जूली को कहानियाँ सुनाकर मेरे लिए वह अपनी नफरत का इजहार करता। उसकी परियों की कहानियों में एक लंगड़ी डायन होती। डायन परियों से नफरत करती, उन्हें सताती। मैं समझ जाती, वह लंगड़ी डायन मैं थी। बात कहती जेनी का चेहरा उदास हो गया था। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैंने भी कुछ कहानियाँ पढ़ी थी, उनमें परियों को परेशान करने वाली कोई डायन होती थी। ममता ने समझाना चाहा। मेरा अनुभव तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैंने हर पल उसकी आंखों से अपने लिए झांकती नफरत साफ देखी है। जूली के लिए उसके प्यार में मेरे लिए नफरत होती। शायद इसीलिए मैं जूली और फूलों से जलती रही। एक बात कहूँ, यह सच है, माइक से जो प्यार आपको मिलना चाहिए था, वह प्यार तो एक अनाथ बच्ची के लिए ममता का रूप था। शायद माइक को जूली में अपना अतीत दिखता रहा हो। फिर भी आपकी ईर्ष्या स्वाभाविक थी। एक पल को माइक के बारे में सोचिए, उसे क्या मिला? अचानक बिना परिणाम सोचे ममता गलत बात कह गई। ममता पर गहरी नज़र डालकर जेनी कहती गई, सब कुछ जानते समझते माइक ने अपनी मंजूरी देकर मुझसे रिश्ता जोड़ा था। उसने सिर्फ मेरे अपंग शरीर को देखा, मेरे मन में झांकने की कभी कोशिश क्यों नहीं की? मेरा तन नहीं, पर मन भी तो कुछ चाहता रहा होगा। प्यार के 2 मीठे बोल की तो हकदार थी मैं। जिंदगी भर सिर्फ उसके हाथ से एक गुलाब पाने के लिए तरसती रही। जेनी का गला रुंध गया। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अपनी कमी से मैं अनजान नहीं थी, पर मन तो किसी का नहीं मानता ना। माइक की मौत ने मुझे विक्षिप्त सा कर दिया। आक्रोश मुझ पर हावी था। क्रोध में आकर मैंने गुलाब की क्यारी में पानी तक न देने की सख्त ताकीद कर दी, पर बिना देख रेख के पौधे पनपते गए, गुलाब खिलते रहे। शायद इसकी वजह प्यार है। प्यार की ताकत से तो पत्थर पर भी फूल खिल सकते हैं। ये गुलाब माइक के स्नेह के साक्षी हैं। ममता का कहानीकार कह उठा, गलत कह रही हो। मेरी कहानी सुनकर भी तुम यकीन क्यों नहीं कर पा रही हो? नफरत पाकर भी फूल खिलते हैं। शायद आप मन के अंदर खिले फूलों की बात कर रही हैं। ममता कह बैठी, नहीं, मैं इस बाग के फूलों की बात कर रही हूँ। यह सब मेरे लिए उसकी नफरत के गवाह हैं। एक बात सच बताऊं, इन फूलों की तरह ही मुझसे नफरत की वजह से तो जीता रहा, पर जूली के प्यार ने उसे ख़त्म कर दिया। क्यों, क्या हुआ? ममता चौंक उठी। हाँ, जूली के दिल में जन्म से छेद था। मार्था उसकी तकलीफ नहीं समझ पाई। इलाज में देरी हो गई
जूली की मौत ने माइक को पूरी तरह से तोड़ दिया। जूली की मौत के लिए उसने मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। अगर मैंने जूली को अडॉप्ट कर लिया होता तो उसकी ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं होती। क्या इस बात में सच्चाई नहीं थी? गलत चोट करती ममता ने दांतों तले जीभ दबा ली। मैं इतना ही जानती हूँ, जिंदगी और मौत तय करने वाला बस गॉड होता है। काश माइक भी यह सच मंजूर कर पाता, पर जूली के बिना माइक की जिंदगी बेमानी हो गई। उसने अपने को कमरे में बंद कर लिया। जिंदगी से बेजार माइक ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका। आखिरी वक्त तक वह जूली की तस्वीरें बनाता रहा और उन्हीं के साथ हमेशा के लिए सो गया। क्या मैं वो तस्वीरें देख सकती हूँ? नहीं, वो कमरा सील कर दिया गया है। उन दोनों को कोई डिस्टर्ब न करे। जेनी न जाने कहाँ थी। इसका मतलब आप माइक के सेंटिमेंट्स का आदर करती हैं। मैंने कभी उसका अपमान नहीं किया, पर उसने बदले में मुझे कुछ नहीं दिया। हर संडे मैं उसकी कब्र पर उसके प्यार के गुलाब ज़रूर भिजवाती हूँ। शायद वे फूल उसकी आत्मा को सुकून देते हों। आप खुद गुलाब लेकर नहीं जाती? नहीं, डरती हूँ कहीं मेरे छूने से उन गुलाबों पर उसकी नफ़रत का रंग न चढ़ जाए। आप उसके लिए इतना सोचती हैं, पर माइक ने तो अपनी नफ़रत जताने के लिए अपने प्यार के गुलाबों और दूसरे गुलाबों के बीच कैक्टस की कटीली दीवार खड़ी कर दी है। ममता को फूलों के बीच खड़े कैक्टस याद हुआ है। कैक्टस की यह कटीली दीवार माइक ने नहीं, मैंने खड़ी कराई है। जेनी कहीं दूर देख रही थी। क्यों जेनी? अब ममता विस्मित थी, इसलिए कि अपने लिए रोपे गए उसकी नफ़रत के फूलों और जूली के प्यार के गुलाबों के बीच कैक्टस की कटीली ज़िंदगी तो मैंने जी है। उसने मुझे बहुत नफ़रत दी, पर मैंने उसे बहुत चाहा था, बहुत प्यार किया था। रुमाल से आंखें पोंछती जेनी को देखकर ममता स्तब्ध थी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।